हाथरस हादसे को लेकर पूर्वी दिल्ली की जनता में दिखा गुस्सा। लोगों ने प्रशासन की लापरवाही को भी बताया जिम्मेदार। गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग। कड़कड़ुआ कोर्ट परिसर में आरोपी ने किया हंगामा। आरोपी ने परिसर में की तोड़फोड़। पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी। पूर्वी दिल्ली के लोगों को बारिश से मिली राहत। उमस वाली गर्मी से भी जनता थी परेशान। लोगों ने उठाया सुहाने मौसम का आनंद। राहुल के हिंदुओं वाले बयान पर सियासत तेज। बयान के विरोध में सड़कों पर उतरे बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। आनंद विहार बस स्टैंड से एक व्यक्ति का चोरी हुआ फोन। पीड़ित ने करवाया मामला दर्ज। पीड़ित का कहना बस में नहीं है कोई भी सिक्योरिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सिकंदर राव कस्बे में फुलरई गांव में बीते मंगलवार को हुए हादसे से स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। बता दें, हाथरस में हुए इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जिससे स्थानीय लोगों में मातम छाया हुआ है। वहीं इस हादसे में हुए आम जनता गुस्से में भी है। इस हादसे को लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली की महिलाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि हादसा काफी दुखद है। कुछ लोगों की लापरवाही के कारण कई महिलाओं की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ी गलती कार्यक्रम आयोजकों की है, जिन्हें ये जानकारी पहले से ही थी कि श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो सकता है। इसके बावजूद भी उन्होंने छोटी जगह पर इसका आयोजन किया। लोगों का कहना है कि कार्यक्रम में सुरक्षा के लिए भी पूरे इंतजाम नहीं किए गए थे। जितनी संख्या में लोग बैठ सकते थे उससे 3 गुना संख्या में लोगों को एंट्री दी गई। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी कई बार ऐसे भगदड़ के हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ऐसे कार्यक्रम पर निगरानी नहीं रखती है और न ही इस हादसों के बाद गुनहगारों को सख्त सजा दी जाती है। तो सबको मिलके करना चाहिए, मिलके सेटिंग करनी चाहिए। जब निकलने हैं थोड़ा थोड़ा बाहर निकालते, सब मिलके निकालते तो कभी ये हादसा होता ना। जो उठ रहे थे उनको भी सोच समझ के उठना चाहिए। कुछ निकल जाए फिर हम उठे। सिक्योरिटी वालों की गलती है ना। थोड़ा सा संभल के चलाते, उनको या संभल के उठाते तो कभी यह हादसा होता ना। इतने जने मर गए। अब क्या पता उस वक्त क्या क्या कंडीशन थी, उस टाइम क्या क्या होना था, क्या हो गया। जानकारी ये है कि वहाँ पे गैदरिंग जो थी 80,000 लोगों की थी, पर ऑन द टाइम जब लोग थे वो 2.5 लाख थे। तो मैंने उसके बारे में पढ़ा था कि ट्रैफिक वगैरह भी वो मैनेज नहीं कर पाए थे। वहाँ पे काफ़ी लोग गैदर हो गए थे, उसके चक्कर में कुछ लोगों की डेथ भी हुई है वहाँ पे। मैम, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ करा इवेंट उनकी गलती है। और इवन मैं तो पुलिस को भी कहूँगा कि जब इतना लोग गैदर हो रहे हैं वहाँ पे तो उन्हें खबर होनी चाहिए थी, क्योंकि 80,000 2.5 लाख बहुत ज़्यादा रेशियो है ये। तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी जो चीज़ वहाँ पे हुई है। बिल्कुल मैम, इतने लोगों की एंट्रेंस होनी ही नहीं चाहिए थी। मेन बात तो ये है कि जब इतना गैदर आ रहा था तो उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था अपने ऊपर लेवल पे कि ये हमारे अंडर कंट्रोल है। क्योंकि इतने रश में आपको पता है कुछ ना कुछ और भी ज़्यादा हो सकता था। अभी 121 है, वो मे बी 1 लाख भी हो सकते थे लोग। मैं तो ये कहना चाहूँगी जो ये हादसा हुआ है पहले तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। इसके अंदर मेन दोषी तो जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मेन उन्हीं का ही वो है, फॉल्ट है। क्योंकि जब हमारा आयोजन 8,000 लोगों का है तो वहाँ पर जब 2,500 लोग उपस्थित हो रहे हैं तो उनको ये देखना चाहिए था कि हमारे इस सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। देखो, बाबा को तो हायर किया गया है तो बाबा का तो कोई दोष है ही नहीं, क्योंकि उनको तो बुलाया गया है कि सत्संग करने के लिए। अब ये जो मेन आयोजक है, जिनको ये पता है कि इतनी पब्लिक इनके नाम से आ सकती है, तो उनको ये करना चाहिए था ना व्यवस्था वहाँ की। अगर उन्होंने व्यवस्था खराब कर रखी है तो मेन जो बाबा सत्संग करना है उनका तो कोई दोष ही नहीं है ना। देख के करना चाहिए अरेंजमेंट। पब्लिक ने आना है, उसके हिसाब से इंतजाम होने चाहिए। इंतजाम सही ना होने की वजह से ये हादसा हुआ है। जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया उनकी गलती है। लोग यही है कि लोगों को भी सोच समझ के जाना चाहिए। ये घर से उठ के ऐसे नहीं जाना चाहिए। पता होना चाहिए कि वहाँ पे कोई अरेंजमेंट है या नहीं है। उसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि देखो, जब महिलाएं जाती हैं तो उनको घर से सोच समझ के जाना चाहिए। और जो वहाँ के कार्य करते हैं उनको ज़रा देखभाल के और उनको ज़्यादा व्यवस्था अच्छी सी बनानी चाहिए। उनको सोचना चाहिए भाई पब्लिक इतनी आएगी तो उसी हिसाब से उनको इंतजाम करना चाहिए। जब सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं अच्छी होगी नहीं तो देखना चाहिए ना कि पब्लिक कितनी आ रही है, उसी हिसाब से उनको हैंडल करना चाहिए था ना। अब हाथरस है, गांव है, हर गांव से बंदा आता है। शहर तो है नहीं
जो इतने बड़े बड़े हॉल करेंगे कुछ करेंगे वो तो अपने हिसाब से खुले मैदान में कर देते, तो उनको सुरक्षा का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सज़ा तो अब यही है, देखो सरकार क्या करती है उनके साथ, कैसी सज़ा सुनाती है, तो सरकार के ऊपर ही है। जो लोग मरे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनको भी मुआवजा देना चाहिए, भी उनके भी हादसे हुए हैं, बंदे गए हैं उनके घर के, तो उनको देना चाहिए। बट आगे से ध्यान रखना चाहिए, जब ऐसे आयोजन करते हैं तो अपना सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे प्रशासन। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़मा कोर्ट परिसर से एक आरोपी के केस की तारीख को लेकर हंगामा करने का मामला सामने आया है, जहां आरोपी अपनी डेट को लेकर परिसर के अंदर बहुत हंगामा करता है और वहां पर रखे कोर्ट के सामान के साथ तोड़फोड़ भी करता है, जिससे कोर्ट परिसर के अंदर काफी नुकसान भी हुआ। दरअसल आरोपी आज अपनी तारीख पर कोर्ट में आया, लेकिन जज साहब हाफ डे से घर चले गए। ऐसे में आरोपी को दूसरी तारीख दी गई, जिसकी वजह से आरोपी भड़क उठा और उसने परिसर में हंगामा करने के साथ साथ कोर्ट परिसर में रखे सामान के साथ तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पूर्वी दिल्ली के करकड़डुमा कोर्ट परिसर के अंदर आपने कई मामले सुने होंगे, कभी गोलीकांड चल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और आज जो मामला आया है सामने वो बेहद ही चौंकाने वाला है। कोर्ट रूम के अंदर ही एक अपराधी होता है, अपराधी डेट मांगता है और उसके बाद कहता है जब उसको उसके मुताबिक डेट नहीं मिलती तो कोर्ट परिसर के अंदर ही, कोर्ट रूम के अंदर ही वो तोड़फोड़ करता है और उत्पात मचाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ एडवोकेट जो है अंकित गुप्ता जी मेरे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। सर क्या पूरा मामला था, किस तरीके ये हुआ और कितने बजे की घटना थी सर ये? देखिए, ये आज 38 नंबर कोर्ट के अंदर हम लोग किसी केस के सुनवाई के लिए गए थे अपने, तो वहाँ पे पता लगा कि जज साहब जो है वो हाफ डे लीव के ऊपर थे। तो उसमें अमूमन क्या होता है कि तारीख दी जाती है, तो जब तारीख देने की बात आई तो एक केस ऐसा हुआ कि उसके अंदर एक्यूज़ ने बोला कि मुझे यहाँ कोई न्याय नहीं मिलता, यहाँ कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होती, हर तारीख पे तारीख पड़ती है और जब भी मैं आता हूँ जज साहब छुट्टी पे होते हैं। तो ऐसे में थोड़ा वो अग्रेसिव हो गया और उसको समझाने की भी कोशिश करी। रीडर साहब महिला थी, वो उन्होंने भी काफ़ी समझाने की कोशिश करी, बाकी जो नायब कोर्ट होते हैं उन्होंने भी समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। ऐसे में जब उसको तारीख बोली गई तो शायद दिसंबर की उसे तारीख बोल दी गई, जिस पे एकदम से वो फौजदारी हो गया और उसने वहाँ जो माइक होता है कोर्ट का उसे उठा के उसने मारना शुरू कर दिया, जिससे कोर्ट की जो एक स्क्रीन थी, कंप्यूटर की स्क्रीन थी, वो भी डैमेज हो गई। और उसे फिर वहाँ के रीडर साहब और बाकी लोग जो थे वकील, उन्होंने काबू करा और उसके बाद स्थानीय जो पुलिस होती है उसको बुला के उसको हैंडओवर करा गया। तो क्या सर ऐसा कहा जा सकता है कि अब कोर्ट भी सेफ नहीं है, क्योंकि एक्यूज़ खुद वहाँ जो है उत्पात मचा रहा है, स्क्रीन तोड़ रहा है, या किसी को जख्मी भी किया है इसमें? देखिए, बेसिकली मैं बार बार लगातार इस बात को, मुद्दे को उठाता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उसके ऊपर इतने सवालिया निशान हैं। आप देखिए, गोलीकांड हो जाता है, यहाँ पे बम की खबर आ जाती है, यहाँ पे मारपीट आए दिन होती है, डेली कोई ना कोई ऐसी वारदात हम सुनते हैं। क्यों नहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी व्यवस्था बन जाती, जहाँ पे चेकिंग इतनी उम्दा तरीके से हो। यहाँ पास वाला कल्चर था, वो ख़त्म कर दिया गया है। आज की डेट में आप छोड़िए कि चक्कू वगैरह तो छोटी चीज़ है, यहाँ पे आप तोप लेके आ जाइए तो भी मेरे को लगता है कि वो अंदर चली जाएगी और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। ऐसे में जज भी सेफ़ नहीं है, वकील भी सेफ़ नहीं है और लिटिगेंट भी सेफ़ नहीं है। हाँ, आज ही जब कोर्ट के अंदर ये वारदात हुई तो ऐसा सुनने में आया कि इसी व्यक्ति ने इससे पहले भी किसी कोर्ट के अंदर सेम वारदात को अंजाम दिया है, जहाँ पे उसने कोई तोड़ाफोड़ी करी थी। तो ऐसे में खासा ध्यान रखना चाहिए कि कोई वारदात दोबारा ना हो। और आज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का लॉस होना, कंप्यूटर एक इतनी अहम चीज़ है जिसके अंदर सारा डेटा इकट्ठा होता है, अगर उसको तोड़ दिया जाता है तो मुझे लगता है बहुत ही घिनौना अपराध एक्यूज़ द्वारा किया गया है, जिसके लिए उसे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे मेरे साथ अधिवक्ता अंकित गुप्ता, जिन्होंने पूरा वाक्य बताया कि कोर्ट में पहली बार घटना नहीं हुई, इससे पहले भी कई बार घटना हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या कोर्ट जो है, जो जज हैं, क्या इस सिक्योरिटी पर कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, तो वक्त बताएगा। लेकिन करकाडुमा कोर्ट में कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। दिल्ली में जिस तरह से 1-2 दिन के अंतराल पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, उससे लोगों को राहत मिलने की बजाय उमस और तपिश सताने लगी थी। लेकिन पूर्वी दिल्ली में जिस तरह से आज बारिश हुई है, उससे लोगों को राहत मिल गई। इसी को लेकर पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की, उन्होंने बताया कि बारिश होने से राहत मिल गई है और मौसम भी काफी अच्छा हो गया है। लेकिन जैसे ही बारिश रुकने के बाद धूप निकलती है तो उमस सताने लगती है। बता दें, पूर्वी दिल्ली की जनता मानती है कि कुछ दिन लगातार बारिश होने से ही राहत मिल सकेगी। मिलती है। अभी बारिश हो रहा है तो मौसम ठंडा है, जब बारिश खत्म हो जाता है तो वो हो जाता है, उमस सी हो जाता है, बहुत
तो कितने दिन बारिश हो और कितनी बारिश हो तो राहत मिलेगी? तो 4-5 दिन बारिश हो तो फिर जाकर राहत मिलेंगे। अच्छा, तो अभी कैसा लग रहा है मौसम? अभी तो मौसम गर्मी सी लग रही है। बारिश होने पर भी लग रही है? हाँ, कैसी बारिश, ज़्यादा बारिश हो रही है हल्की? हल्की हो रही है। पहले जो बारिश हुई थी वो कैसी थी? वो तगड़ी बारिश थी। तो कैसी बारिश होनी चाहिए दिल्ली में? बढ़िया बारिश होना चाहिए, एकदम ठंडा मौसम हो जाना चाहिए। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर बयान पर बीजेपी उन्हें घेरने में लगी हुई है। बीजेपी नेता उनके विरोध में बयानबाजी करके उनके लिए सड़क पर उतर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहकर सनातन धर्म का अपमान किया है। इसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इसे लेकर हमने बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा से बात की। उनका कहना था कि राहुल गांधी का यह बयान बेतुका है। हिंदू को हिंसक कहना उनकी मानसिकता दिखाता है। उन्हें देश के सभी हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें, लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के बयान को लेकर विवाद हुआ था। वह इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन भी किया था। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हिंदू को हिंसक नहीं कहा है, बल्कि बीजेपी पार्टी के हिंदुत्व को हिंसक कहा है। राहुल गांधी जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के युवाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा व राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके जिम्मेदार खुद राहुल गांधी हैं। उन्होंने ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया है जिसके कारण पूरे देश का हिंदू अपमानित हुआ है। सनातन धर्म के रहते, राष्ट्रभक्तों के रहते, देशभक्तों के रहते, हिंदुओं के रहते किसी की ये मजाल नहीं कि वो हिंदुओं को हिंसक कह सके, सांप्रदायिक कह सके, नफरत फैलाने वाला कह सके। इसके लिए राहुल गांधी को तुरंत उसी लोकसभा में खड़े होकर, जहाँ पर वो सांसद के रूप में अपना बयान देते हैं, वहाँ पर उनको माफ़ी मांगनी होगी और लोकसभा की कार्रवाई से उनका सारा का सारा बयान डिलीट किया जाना चाहिए और बचे हुए सत्र के लिए उनको सत्र से निष्कासित किया जाना चाहिए। राहुल जी, जिन मतदाताओं के वोट से आप जीत कर आए हो, उन्हीं को अपमानित करने का, उन्हीं हिंदुओं को, उन्हीं देशभक्तों को अपमानित करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति का फोन चोरी हो गया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने पीड़ित से बात की। उन्होंने बताया कि वो बदरपुर से सूरजमल विहार की तरफ आ रहे थे, तभी उनके साथ ये चोरी की घटना घटी। पीड़ित ने बताया कि बस में ना तो बस में होमगार्ड है और ना ही कैमरे चल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार बहुत बड़े दावे करती है, लेकिन बस में कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले में पीड़ित ने अपना मामला दर्ज करवाया है। पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है। जी, मैं आ रहा था यहाँ, अब मेरे फूफा जी रहते हैं सूरजमल विहार में, तो मैं जैसे ही उसमें वहाँ चढ़ा आनंद विहार बस में मदरपुर बॉर्डर, तो जैसे ही मैं चढ़ा हूँ तो मेरा किसी ने मोबाइल वहाँ से निकाल लिया जेब से, मेरे बच्चे का। फिर मैं यहाँ उतरा हूँ गुरुद्वारे के पास, तो मुझे मालूम पड़ा तो मेरे बच्चे ने बताया कि उसके पास मोबाइल नहीं है। तो बताइए, मुझे तो ये लगता है कि बताते हैं अरविंद केजरीवाल के में बहुत अच्छे गार्ड और सब सुविधाएँ बहुत अच्छी है। सर, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, CCTV कैमरे से कुछ मालूम पड़ जाए, शायद मेरा मिल जाए मोबाइल। अब इतना भीड़ भाड़ और ये सब पीछे थे, मेरा लड़का पीछे था, तो पीछे से वो लोग आए और पता नहीं उसने, सरकार कहती है कि हमने बस में होमगार्ड लगवाए, कोई नहीं था। मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिया। सिर्फ जुमले थे कि मतलब हाँ सिक्योरिटी पर्पस सब कुछ है। मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। और अब अदरवाइज देखते हैं कि CCTV कैमरा चालू है या नहीं है, मुझे वो भी नहीं जानकारी। ये आनंद विहार जैसे चढ़ते हैं बदरपुर बॉर्डर के लिए बस से, वहाँ जी मैं आया था नोएडा से आ रहे थे। हाँ, नोएडा से दिल्ली आ रहे थे। हाँ, दिल्ली आए थे। हाँ, काम वाम के लिए आए थे, अपने जॉब के लिए, कोई काम वाम के लिए, इसलिए आया था। MCD स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी बनी हुई है। हालत ये है कि ज्यादातर स्कूलों में एक क्लासरूम में एक से ज्यादा सेक्शन के बच्चों को बैठना पड़ रहा है। इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही टीचर्स को भी कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। MCD स्कूलों में हो रही टीचर्स की कमी को लेकर CCN संवाददाता सोनिया शर्मा ने पूर्वी दिल्ली में स्थित लक्ष्मी पार्क स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर से बात की। उन्होंने बताया कि काफी समय से स्कूलों में टीचर्स की कमी बनी हुई है और ये समस्या हर साल होती है। दरअसल अक्सर कुछ टीचर्स का ट्रांसफर होता है या फिर कुछ रिटायर हो जाते हैं, जिसके कारण कई पद खाली हो जाते हैं, लेकिन उन पदों पर भर्ती नहीं हो पाती है, जिसके कारण बाकी टीचर्स पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है और बच्चों की पढ़ाई पर भी असर होता है। देखिए, ये तो एक डिपार्टमेंट का एक प्रोसेस है कि भाई 60 साल के बाद आदमी ने रिटायर होना ही है। और ये जो टाइम चल रहा है इस समय, इसमें आप ये मान लीजिए कि मैक्सिमम टीचर्स 2024, 2023, 25, 2026 और 2027-28 तक बहुत रिटायरमेंट है, क्योंकि जो लोग 94 के बैच तक के लगे हुए हैं वो लोग अब नियर टू रिटायरमेंट आ चुके हैं। तो ये तो एक जनरल चलने वाली एक प्रक्रिया है, उसमें होता है। लेकिन डिपार्टमेंट ने भी जो है 1248 टीचर्स का तो नर्सरी के लिए भेजा हुआ है,
एक प्रस्तावना कि भाई हमें इतने टीचर चाहिए, उनको सेलेक्ट करके जल्दी प्रोसेस कीजिए। तो ठीक उसी तरह से लगभग जो है 1600 के आसपास जो है टीचर्स प्राइमरी के लिए डिमांड की गई है। तो वो सब DSS भी अपने प्रोसेस में उनका ऐड करेगी, टेस्ट होगा, उसके बाद मेरिट बनेगी, फिर जा कर के आएंगे। तो इस सब में कम से कम 8 महीने से लेके साल तक लग जाता है और ये मिनिमम है। देखिए शॉर्टेज का फ़र्क तो हमारे काम पर तो पड़ता है, नो डाउट, लेकिन हम उसको मैनेज करते हैं। भाई जब इतना हमने किया है, कभी ऐसा भी रहा कि जितनी क्लासेज हैं उतने टीचर्स हैं, लेकिन अगर आज मान लो 1-2 टीचर शॉर्ट हो जाते हैं, जबकि मेरे स्कूल में नहीं है टीचर शॉर्ट, लेकिन अगर कहीं होते हैं तो हमने उनके लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट वाला एक फेज खोला हुआ है। तो आज संभवतः उनको कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को आज मिल जाएगा, तो कल से वो ज्वाइन कर लेंगे, या कर चुके होंगे तो ऑर्डर आज मिल जाएंगे। मैडम टीचर्स की जो शॉर्टेज है ये एक प्रोसेस के थ्रू चलती है कि जैसे कि जो टीचर्स आए फिर उसके बाद क्या होता है, एक पूरा बैच रिटायर हो जाता है, तो उस बैच के तहत जितने भी टीचर्स लगे हैं डिपार्टमेंट में वो उसी साल जो सब रिटायर हो जाएंगे। अब उसके बाद जो नई रिक्रूटमेंट आएगी, नई प्रोसेस आएगी, तो इस बिटवीन के टाइम में कुछ शॉर्टेजेस रहती है, लेकिन वो एक सिस्टम का पार्ट है कि टीचर्स आएंगे, नए आएंगे, पुराने चले जाएंगे। अब हमारे स्कूल में फ़िलहाल अभी शॉर्टेज नहीं है, लेकिन किसी स्कूलों में अगर टीचर्स रिटायर हुए हैं या प्रमोट हुए हैं, वहाँ पे ऑन द स्पॉट कुछ समय के लिए शॉर्टेज होती है, लेकिन फिर उसके लिए नए टीचर्स आ जाते हैं, वो उस गैप को फिलअप कर देते हैं और ओवरऑल सिस्टम जो है ठीक चलता रहता है। मैडम देखो, प्रमोशंस और रिटायरमेंट ये हर साल चलते हैं लगातार, लेकिन किसी एक साल में जैसे कि कोई एक बैच है जो टीचर्स का, उनकी सबकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो वो एक साल में वो एक साथ रिटायर होंगे। उस साल थोड़ा सा रिटायरमेंट जो है या फिर जो आप कह सकते हो टीचर्स की जो शॉर्टेज ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसके आसपास में वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं। आप देख लो टीचर्स की वैकेंसीज़ हर 2-3 साल में निकलती रहती हैं, जो उस गैप को पूरा करने के लिए काम करती रहती हैं। यमुना पार में 2 अलग-अलग जिला में नई कोर्ट बिल्डिंग के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। ये शिलान्यास शास्त्री पार्क और कड़कड़मा इलाके में मंगलवार को किया गया। आपको बता दें कि कड़कड़मा कोर्ट में तीनों जिले के काम होते ही जब कोर्ट परिसर बनकर तैयार हो जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को अपने अपने कोर्ट परिसर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बता दें शास्त्री पार्क में 11 मंजिल का कोर्ट परिसर होगा, जिसमें 48 कोर्ट रूम बनाए जाएंगे और 250 लॉयर्स वर्क डेस्क बनाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कड़कड़मा कोर्ट में 9 मंजिल नए कोर्ट ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 50 नए कोर्ट रूम और 5 जज के चैम्बर बनाए जाएंगे। इन दोनों प्रोजेक्ट में जज, वकील और नागरिकों सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। परिसर में सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आई कोर्ट की सुविधा, मल्टीपर्पज हॉल और कई अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। दोनों कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग का बजट अलग अलग तैयार किया गया है। इसमें क्या है, जो कड़कड़मा कोर्ट है इसके अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, शाहदरा, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। अब इसको 3 भागों में बांटा जाएगा। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के केसेस जो है वो यहीं पर रहेंगे और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया है। जो कड़कड़मा गेट नंबर 1 के सामने खाली प्लॉट था उसमें ये बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया है। हमारे आदरणीय ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री चंद्रचूड़ जी के द्वारा। तो इसमें जो है इसमें 50 कोर्ट रूम नए बनाए जाएंगे, 50 ही न्यायाधीशों के चैम्बर बनेंगे और इसके साथ साथ ग्रीनरी पे खास ध्यान दिया गया है इसमें। और जो बिजली के लिए सोलर पैनल लगाए जाएंगे और इसमें दिव्यांगों के लिए और बुजुर्गों के लिए खास फैसिलिटी दी जाएगी। तो सर और इसमें जो है अब यहाँ इसमें होगा क्या कि न्याय जल्दी मिलने की उम्मीद होगी। न्याय जल्दी मिलेगा क्योंकि जब कोर्ट रूम बढ़ जाएंगे तो शाहदरा, जैसे शाहदरा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ कोर्ट रूम और बढ़ाए जाएंगे, ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे यहाँ से केस और यहाँ पे न्याय जल्दी मिलेगा और भीड़ भाड़ भी कम होगी। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के केस यहीं रहेंगे और कोर्ट रूम जो खाली हो जाएंगे उसका विस्तार किया जाएगा, कोर्टों का दायरा बढ़ाया जाएगा यहाँ और जो नए कोर्ट रूम बनेंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे वहाँ, वो केस यहाँ से ट्रांसफ़र होकर वहाँ चलेंगे, नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे और ईस्ट के ईस्ट में चलेंगे। ईस्ट की ये बिल्डिंग यहाँ बन रही है 1 नंबर गेट के सामने कड़कड़मा के पास ही, और यहाँ पे इसको ओवरब्रिज भी बना रहे हैं जिससे इसका शाहदरा से ईस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है इससे लिंक हो जाए, आने जाने में आसानी रहे वकीलों को भी और वादकारियों को भी।
एमसीडी में प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी के मामले में पिछले फाइनेंशियल ईयर को पीछे छोड़ दिया। 30 जून 2024 तक टैक्स का कलेक्शन 1300 करोड़ तक पहुंच गया। वहीं पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में ये आंकड़ा 1100 करोड़ था। इस टारगेट को पूरा करने के लिए 800 से ज्यादा कैंप लगाने के साथ साथ आखिरी सप्ताह में रविवार को हुए प्रॉपर्टी टैक्स से ऑफिस खोले गए। इसी को लेकर हमने बीजेपी पार्षद से बात की। उनका कहना था कि पिछली बार की तरह इस बार छूट कम दी गई, इसलिए ज्यादा टैक्स जमा हुआ है। बीजेपी पार्षद का कहना था कि सरकार को और प्रयास करना चाहिए था। एमसीडी का बजट काफी ज्यादा है, वो हर बार 6000 करोड़ के घाटे में रहती है। उसको देखते हुए 200 करोड़ बहुत कम है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में भी सरकार है और एमसीडी में भी सरकार है, उसे कोई ना कोई तरीका निकालकर ज्यादा टैक्स जमा करवाना चाहिए था। देखिए, हर साल जो है दिल्ली के उपभोक्ताओं को अगर आप टैक्स पहले क्वार्टर में जमा कर दें तो रिबेट मिलती है, जो कि अप्रैल मई जून है। तो 30 जून तक जो इस बार पैसा आया वो 1300 करोड़ रुपए पूरी दिल्ली का जमा हुआ। पिछले साल 1100 करोड़ रुपए हुआ था। ये 200 करोड़ की जो इंक्रीज है, ये अगर आप देखें तो जो पहले रिबेट सभी नागरिकों को 15% मिलती थी, अगर पहले क्वार्टर में जमा करवाते थे तो 15% रिबेट थी, वो आम आदमी पार्टी ने उसे 10% कर दिया। इसके अलावा जो हाउसिंग सोसाइटीज़ थी उन्हें भी 20% रिबेट मिलती थी, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जितनी भी सड़कें, लाइट, वो सारा काम हाउसिंग सोसाइटी करती है। लेकिन इस बार वो रिबेट भी हटा दी। तो मुझे लगता है ये जो रिबेट्स हटाई हैं काफ़ी बड़ा पोर्शन तो उसका है। और कुछ लोग, क्योंकि पीछे से कई सालों से प्रयास चल रहा है कि जो हाउस टैक्स है वो हमने ऑनलाइन कर दिया। सभी दिल्ली के उपभोक्ताओं को एक यूपिक नंबर इशू किया है कि उस नंबर को डालकर आप ऑनलाइन अपनी पेमेंट कर सकते हो। तो काफ़ी इसे ईज अप किया है। तो जो मोदी जी का प्रोजेक्ट है ईज ऑफ डूइंग सर्विस, उसमें लेकर आए और लोगों को अब साल में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं नेट से अपनी पेमेंट करने में। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो ऑनलाइन पेमेंट हो रही है उससे भी थोड़ा हाउस टैक्स इंक्रीज हुआ है। दिल्ली में पिछले कुछ समय से ब्रांडेड बियर की कमी हो रही है। रेस्टोरेंट हो या फिर बियर बार या फिर शराब की दुकानें, कहीं भी कस्टमर्स को ब्रांडेड बियर नहीं मिल रही है, जिसका सीधा असर बिक्री पर भी हुआ। बता दें, अप्रैल तक दिल्ली में केवल 224 लाख लीटर ही बियर की बिक्री हुई, जबकि इस समय तक 2023 में 228 लाख लीटर तो 2022 में 369 लाख लीटर बियर की बिक्री हुई थी। बियर की बिक्री को लेकर जब सीसीएन संवाददाता मोहित शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के आम लोगों और दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी फेवरेट बियर अब नहीं मिल रही है और कई बियर के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। जबकि ऐसे में दुकानदार ने बताया कि हमारे पास सभी बियर के ब्रांड है, वही दुकानों में बियर के स्टॉक भी हमारे पास रखे हुए हैं। बियर कभी कभी मिलती ही नहीं है, कभी कभी आती है। कभी आती है। तो आप ब्रांड बियर में लेते हो तो वो मिल जाता, नहीं मिलता इसमें? वो नहीं मिलता। वो नहीं मिलता। 130 की आती थी, अब 190 की देते हैं और वो भी कोई खास नहीं है। तो क्या कोई दिक्कत आती है? देखो कुछ होता ही नहीं है। पानी पी लो, वो 90 किलो पी लो, ज़्यादा अच्छा है। उसमें कुछ पीते थोड़ा पता लगेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं है। वैसे ही बियर पी रहे हैं, बाकी वो उसका सैनी एनक्लेव के पार्क में आज बीज डालकर पौधारोपण की शुरुआत की गई। आरडब्ल्यूए तथा स्थानीय नागरिकों ने पार्क में इकट्ठे होकर बीजारोपण किया। स्थानीय निवासियों और बीजेपी नेता सुशील तिवारी ने बताया कि जब ये पौधे बनेंगे तो उन्हें लोगों में निःशुल्क वितरित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति आकर इन पौधों को ले जा सकता है। इसका उद्देश्य दिल्ली में ग्रीनरी को बढ़ावा देना है, ताकि इस साल तापमान बढ़ने के कारण जो दिक्कतें हुई हैं उन्हें धीरे धीरे कम किया जा सके। पौधारोपण करके ही क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है। इसके 300 फायदे हैं। 300 अपना सैनी एनक्लेव के पार्क में हमारी मैडम रितु जैन जी जो है, हमारी जो है सैजन के, और ये आज यहाँ पे हमने बीज जो है इसमें हमारे यहाँ जो सैनी एनक्लेव पार्क में लगा रहे हैं, जिससे कि ये जो पौधा है बहुत जल्दी तैयार होगा। और हम जो है हमने करीब कोई 100-150 जो बीज आज हमने लगाए हैं, 100-150 पौधे जल्दी तैयार हो जाएंगे। किसी को भी जो ये सैजन का जो पौधा है, जो इसकी जो फली होती है बहुत लाभदायक है। ये सांभर में भी डलती है और मेरी कभी भी किसी को भी जरूरत हो, जहाँ तक ये मेरी वीडियो जा रही है, वो हमारे सैनी एनक्लेव पार्क में मैडम रितु जैन से, मैडम अंजना जी से, या हमारे बिरमानी साहब या डाबर साहब, हमारे किसी से भी हमारे साथी से संपर्क कर सकते हैं। वो पौधा हम आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और आज बड़ी खुशी की बात है, हम धन्यवाद करते हैं मैडम का कि उन्होंने जो है ये जो है शुरुआत की है पौधों की जो है बीज की, इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ।
दिल्ली सरकार हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए 11 जुलाई से कई चरणों में पौधारोपण अभियान की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली सरकार का दावा है कि सरकार ने 5 साल में 2 करोड़ पेड़ लगाए हैं, जिससे ग्रीनरी बढ़ी है और पॉल्यूशन भी कम हुआ है। अब 64 लाख पौधे और लगाने का टारगेट भी तैयार किया गया है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की। क्या लोगों को इस अभियान को लेकर असर देखने को मिला है या नहीं? जनता का कहना है कि केजरीवाल सरकार दावे कर रही है कि 2 करोड़ पौधे पिछले 5 सालों में लगाए गए, वो शायद केवल कागजों में ही है, क्योंकि हकीकत में तो पेड़ नजर ही नहीं आते और जो पेड़ लगे हैं वो भी सूख जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर इतने पौधे सच में लगे होते तो पॉल्यूशन कम क्यों नहीं होता, हर साल पॉल्यूशन की समस्या क्यों रहती है। कोई पेड़ नहीं लगा यहाँ पर, हमारी पूरी गली सूनी है, हमारे पूरे पार्क सूने हैं, कोई पेड़ नहीं लगा हुआ। जो लगे हुए थे वो भी लोगों ने उखाड़ दिए, सूख भी गए हैं, पानी कोई भी नहीं देता। कहीं प्रदूषण कम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा है। नहीं लगाएंगे, वो बोलते झूठ बोलते हैं। कोई पेड़ वेड़ नहीं लगाने वाले, सब झूठ बातें हैं, सब झूठ बोल के अपना चले जाते हैं। आप देख लो, कहीं भी सर्वे करा के देख लो, पेड़ लगा दिए होंगे, वो सूख गए, ख़त्म हो गए पेड़, तो उसकी कोई देख रेख नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है उसकी, तो पेड़ तो है ही नहीं। अब अगर लगाए और लगाने के बाद वो होना चाहिए तब तो उसको मानते हैं, तब तो कोई केयर टेकर नहीं है। और मुझे लगता है अब तो शायद इन्होंने PWD के सारे रोड हैं ज़्यादातर, और PWD की जो हॉर्टिकल्चर ब्रांच है वो भी इन्होंने शायद मर्ज कर दी है। हाँ, नज़र आते हैं बहुत सारे पौधे, पेड़ पौधे रहते हैं, कभी सूख भी जाते हैं, कभी हरे हरे होते हैं। बरसात आ रही है तो हरे ही होंगे। ये एसी की वजह से होती है ना प्रदूषण, घर घर में एसी चलते हैं हर जगह, तो उससे प्रदूषण होती है, तो उसका वो कहाँ जाएगी गर्मी। तो भारी जो गाड़ियाँ चलती है, स्कूटियाँ चलती है, बड़ी गाड़ी चलती है। नया सही लगता है, मैं देख रहा हूँ हर गली में पेड़ होने चाहिए, हर एक गली में 100 पेड़ होने चाहिए। उससे जो फर्क पड़ेगा, हर इंसान पेड़ लगाए, जो प्रदूषण कम होगा। जब तक पेड़ पौधे नहीं होंगे प्रदूषण नहीं होगा। जब पेड़ पौधे कम होते हैं प्रदूषण कम ज़्यादा होता चला जाएगा। उससे हवा ऑक्सीजन हमें मिलती ज़्यादा पेड़ पौधों से, और स्वास्थ्य का ख्याल ज़्यादा रहता है। और बाकी साफ सफाई थोड़ी होनी चाहिए संसार दिल्ली के अंदर। दिल्ली सरकार ने अभी कहीं किसी गली में कहीं पेड़ पौधा नहीं, पार्क में ही लगाया आता दिल्ली सरकार ने। पानी सूख रहे हैं दिल्ली, यहाँ पीने का पानी नहीं आ रहा, वही नाली वाला पानी आता है, तो लगाए पर नजर तो आना चाहिए। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए सीसीएन लाइव के साथ।